तो भाई लास्ट क्लास में मैंने पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ा रहा था मैं, ठीक है। तो उसमें मैंने सबसे पहले लिखवाया था कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं, ठीक है, वो रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, उनको रेस हॉर्स और एथलीट्स को दिया जाता है। फिर मैंने एक पॉइंट बताया था कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो हमें पॉलन एलर्जी कस करते हैं, जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। वो किस में बताया था मैंने? पार्थेनियम में, जो क्या होती है, कैरेट ग्रास होती है ना। तो ये हमने पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि ब्रोंकाइटिस क्या होती है, कि जो ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसमें जब सूजन हो जाती है तो उसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और जो अस्थमा होता है उसमें पॉलन ग्रेन जो होते हैं ज्यादा म्यूकस रिलीज कर देते हैं, म्यूकस रिलीज करवा देते हैं इम्यून सेल की वजह से। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें म्यूकस ज्यादा हो जाता है, तो उसे अस्थमा कहते हैं। और ये एक इम्यून मेडिएटेड कंडीशन हो जाती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं डिफरेंट स्पीसीज के, उनकी डिफरेंट वायबिलिटी होती है, ठीक है। तो डिफरेंट वायबिलिटी का मतलब होता है कितने समय तक वो एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो वायबिलिटी का मतलब होता है कि एक पॉलन ग्रेन हाउ मच a pollen grain remain active after dispersal। तो जब एंथर के अंदर से वो बाहर आ गया, डिस्पर्स हो गया है, तो उसके बाद वो कितने समय तक एक्टिव रह सकता है, वो क्या कहलाती है? उसकी वायबिलिटी कहलाती है। तो कोई 30 मिनट तक रहता है, कोई 1 महीने तक रह सकता है, वो कहलाती है उसकी वायबिलिटी। तो दे मस्ट लैंड ऑन सुटेबल स्टिग्मा। उनको जाके पॉलन ग्रेन को जाके गिरना है किसके ऊपर? सुटेबल स्टिग्मा के ऊपर। सुटेबल स्टिग्मा क्या है? जैसे मान लो आम है तो आम के ऊपर जाके गिरना है, अमरूद है तो अमरूद के ऊपर जाके पॉलन ग्रेन को गिरना है। तो दे मस्ट लैंड ऑन सुटेबल स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी, ठीक है। अगर वो वायबिलिटी लूज कर देंगे और उसके बाद गिरेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो अपना टाइम खत्म होने से पहले, पॉलन ग्रेन को मरने से पहले, उनको जाके सुटेबल स्टिग्मा के ऊपर गिरना है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है कि वायबिलिटी किसकी कितनी कितनी होती है। तो यहाँ पे जो राइस होता है, अच्छा है मार्कर ही निकल गया। तो जो राइस होता है, व्हीट होता है, उनकी 30 मिनट्स की वायबिलिटी होती है। तो जो राइस होता है और जो व्हीट होता है, ठीक है, तो ये दोनों किस में आते हैं? सीरियल्स में, ठीक है। जो हम अनाज जिन्हें कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? सीरियल्स, ठीक है। अनाज को क्या कहा जाता है? सीरियल्स, ठीक है। तो जो ये सीरियल्स में आते हैं, जो अनाज होते हैं, उनकी वायबिलिटी नॉर्मली कितनी होती है? आधा घंटा, ठीक है। 30 मिनट्स इनकी वायबिलिटी होती है। चल लूज है काफी। तो इनकी वायबिलिटी होती है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स वायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जिनकी वायबिलिटी ज्यादा होती है। तो सबसे पहला आता है लेग्यूमिनेसी, ठीक है। लेग्यूमिनेसी जो होती है वो एक फैमिली होती है, ठीक है। लेग्यूम होती है बेल। तो बेल में जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, जो सबसे फेमस तुमने पढ़ा है मटर, ठीक है। तो लेग्यूम में कौन आती है? मटर आती है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लिख सकते हो पी, पाइजम सटाइवम। इसका साइंटिफिक नेम भी लिख लो, पाइजम सटाइवम। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो पाइजम सटाइवम जो होता है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली में आता है, ठीक है। देन आता है आलू की फैमिली। तो आलू और बैगन की फैमिली को क्या कहा जाता है? सोलेनेसी, ठीक है। तो ये पोटैटो फैमिली है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे रोज फैमिली, रोजेसी। तो इनकी जो वायबिलिटी होती है अप टू मंथ्स वायबिलिटी, अप टू मंथ्स वायबिलिटी। इनकी वायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें हाँ मतलब इन फैमिली में जो भी आता होगा, रोज की फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, लेग्यूम फैमिली, इन सब में जो आते हैं उनकी वायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इस चीज को इस तरीके से क्वेश्चन में एग्जाम में दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल एक दे देगा कि मटर के पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी इतनी ज्यादा क्यों होती है? ज्यादा स्पोरोपोलिन होता है उसके ऊपर, ठीक है। या वायबिलिटी क्या चीज होती है और कौन से एग्जाम्पल है जिनकी वायबिलिटी ज्यादा होती है? तो बताओगे वायबिलिटी होता है कि हाउ मच अ पॉलन ग्रेन रिमेन एक्टिव आफ्टर डिस्पर्सल, वो वायबिलिटी होती है।
एंड एग्जाम्पल है इसमें लेगुमिनेसी फैमिली या पी, लेगुमिनेसी नहीं याद आए तो लिख दो पी, ठीक है, आलू लिख दो, ये लिख दो, तो पी लिख दोगे तो इसमें आ जाएगी पी हैव वायबिलिटी अप टू मंथ, महीने तक इसकी वायबिलिटी होती है, कुछ की मैनी मंथ, मतलब इनमें मंथ टू मैनी मंथ हो सकता है, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ मंथ ही होगा, मंथ्स एंड मैनी मंथ्स कर लो इसको, अप टू मंथ्स एंड मैनी मंथ्स। तो ये जो मंथ्स टू मैनी मंथ्स वर्ड लिखा हुआ है ना, यही होता है कि पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉजिल, कि पॉलन ग्रेन फॉजिल की तरह प्रिजर्व हो गया, मतलब बहुत समय तक खराब ही नहीं हो रहा, उसे ही को कहते हैं वेल प्रिजर्व्ड एज फॉजिल। अब पॉलन ग्रेन से रिलेटेड एक वर्ड आता है जिसका नाम आता है पॉलन बैंक, ठीक है, पॉलन बैंक, ये तुम्हारा उसका क्वेश्चन भी है सीबीएसई का, ठीक है, सीबीएसई के, हाँ, तो सीबीएसई के क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसमें आता है कि देखो पॉलन ग्रेन जो है उनमें कुछ की वायबिलिटी कितनी होती है, 30 मिनट होती है ना, सम पॉलन ग्रेन है वायबिलिटी ऑफ ओनली 30 मिनट्स इफ वी रिक्वायर देम फॉर रिसर्च, अगर हमें उस किसके लिए चाहिए, रिसर्च के लिए चाहिए, स्टडी के लिए चाहिए, और वो हमें एक्टिव चाहिए सालों साल तक, ठीक है, तो उनको हमें एक्टिव रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पॉलन ग्रेन को, हाँ क्या करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा ना, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा, और प्रिजर्व कैसे करना पड़ेगा, लिक्विड नाइट्रोजन से, कैसे करना पड़ेगा, लिक्विड नाइट्रोजन से। तो हम नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है वो लिक्विड नाइट्रोजन लिक्विड रहता है एट -192 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब जब माइनस का 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है तो कौन लिक्विड रहता है, नाइट्रोजन, मतलब -196 पे भी नाइट्रोजन लिक्विड रहता है, जमता नहीं है, लिक्विड रहता है, कारण उसके बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, इस वजह से वो बॉन्ड जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीज जल्दी नहीं होते हैं, तो उसको लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है, एंड जो जिस जगह पे उसे रखा जाता है प्रिजर्व, वो क्या कहलाता है, पॉलन बैंक कहलाता है, ठीक है। तो पॉलन बैंक क्या होते हैं, टू कीप pollen grain active, to keep pollen grain active for longer period, we preserve them into liquid nitrogen at -196 degree Celsius temperature. This is called cryopreservation. तो क्रायो मतलब होता है कोल्ड, प्रिजर्वेशन मीन्स होता है प्रोटेक्शन, ठीक है। तो पॉलन बैंक क्या होता है, टू कीप पॉलन ग्रेन एक्टिव फॉर लॉन्गर पीरियड वी प्रिजर्व देम इनटू लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस, दिस इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन और कोल्ड प्रोटेक्शन, ठीक है। एंड वी केप्ट देम इन पॉलन बैंक, और इसे हम रख देते हैं वी केप्ट देम इन पॉलन बैंक, इसको हम रख देते हैं पॉलन बैंक में। और ये किस लिए किया जाता है, कि अपनी स्टडी को इंक्रीज करने के लिए, हमें किसी पॉलन ग्रेन पे स्टडी करनी है लंबे समय तक, हम किसकी मदद से कर सकते हैं, इनकी मदद से कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, तो इतना याद करो और सुनो, यहाँ पे हमारा मेल पार्ट हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट, ठीक है। तो एक बार मैं क्विक रिवाइज करा दूंगा क्या क्या हमने मेल पार्ट में पढ़ा है, फिर हम पढ़ेंगे फीमेल। दिस इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, CRY। तो हमने पढ़ा जो एंड्रोशियम होता है उसकी सिंगल यूनिट को स्टैमेन कहते हैं। स्टैमेन जो होता है इसके अंदर 2 हिस्से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले ऊपर देखने को मिलता है एंथर, तो स्टैमेन में देखने को मिलता है एंथर, और स्टैमेन में देखने को मिलता है फिलामेंट। फिर हमने देखा एंथर के बारे में। एंथर के बारे में देखा कि एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, इसके अंदर 2 थीका होते हैं, इसके अंदर 2 पॉलन सैक होते हैं, पॉलन सैक में पॉलन मदर सेल होती है, पॉलन मदर सेल बनाती है पॉलन ग्रेन बाय मियोसिस, ठीक है भाई। तो ये बना था हमने प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है भाई। दोबारा, एंथर जो होता है उसका नाम माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, बाइलोब्ड को बाइलोब्ड कंडीशन कहते हैं, थीका को डाइथीकस कंडीशन कहते हैं, पॉलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं,
पोलन मदर सेल को स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, पोटेंशियल पोलन कहते हैं, ठीक है। पोलन मदर सेल कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। और ये क्या बनाती थी? पोलन ग्रेन बाय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। पोलन ग्रेन के बाद आता था, एंथर के बाद आता था फिलामेंट। फिलामेंट जो होता था सिलेंड्रिकल होता था, ठीक है। कैसा होता था? सिलेंड्रिकल होता था। और ये एक स्टॉल्क थी, जैसे यहाँ पे फ्लावर की स्टॉल्क थी, उसका नाम क्या था? पेडिसल। ऐसी एक स्टेमन की स्टॉल्क का नाम क्या है? फिलामेंट। और ये सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो पोलन ग्रेन है उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है। तो पोलन ग्रेन मदर सेल जो थी, पोलन मदर सेल जो थी, जिसे हम पोटेंशियल पोलन भी कहते हैं, ये पोलन मदर सेल ने 4 पोलन ग्रेन बनाए थे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। इसमें से 4 में से एक पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट हमने पढ़ी थी कि इस पोलन ग्रेन के अंदर एक लार्ज वैक्यूल है और एक सेंटर में क्या आएगा? उसका इसेंट्रिक न्यूक्लियस है, सेंटर से अवे। फिर हमने पढ़ा था इसका जो वैक्यूल होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और जो न्यूक्लियस होता है वो एसिमेट्रिकल स्पिंडल बनाता है। उसके बाद जो इसका न्यूक्लियस होता है उसमें से एक न्यूक्लियस ऊपर चला जाता है, वैक्यूल गायब हो जाता है और एक बोट शेप न्यूक्लियस नीचे आ जाता है अपनी सेल के साथ। ये इतना छोटा होता है कि तैर रहा होता है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर यहाँ पे हमने देखा पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल्स होती हैं, एक हमने पढ़ी वेजिटेटिव सेल और एक हमने पढ़ी जनरेटिव सेल। इसका जनरेटिव न्यूक्लियस, उसका वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और इसको हम ट्यूब सेल भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो पोलन ग्रेन होता है, इस पोलन ग्रेन के अंदर 2 लेयर होती हैं। एक अंदर वाली लेयर होती है, उसका नाम इंटाइन होता है, और एक पोलन ग्रेन की बाहर की तरफ लेयर होती है, उसका नाम एक्साइन होता है। जिस जगह पे ये अब्सेंट होती है उसका नाम जर्मपोर होता है, ठीक है भाई। फिर हमने पढ़ा एक्साइन स्पोरोपोलन इनकी बनी हुई होती है, स्पोरोपोलन इनकी बनी होती है, हाईएस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, नोन टू अस। ड्यू टू दिस पोलन ग्रेन आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन फॉसिल की तरह प्रिजर्व हो पाते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? इंटाइन जो होती है वो बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की, ये कॉन्टिन्यूअस होती है। कैसी होती है? कॉन्टिन्यूअस होती है, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। जर्मपोर जो होता है, यहाँ से पोलन ट्यूब आती है, यहाँ से क्या आती है? पोलन ट्यूब आती है, और यहाँ पे एक्साइन अब्सेंट होती है। क्लियर होगी बात? यहाँ पे जर्मपोर 2 तरीके का होता है, मोनोकॉट में और डाइकॉट में। डाइकॉट में जर्मपोर होता है 1 से 3 और इसमें होता है सिर्फ 1। क्लियर है भाई यहाँ पे? अब आते हैं वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल पे। वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल में हमने क्या पढ़ा? वेजिटेटिव सेल बनाती है पोलन ट्यूब, इसका न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है। इसका न्यूक्लियस क्या हो जाता है? डीजनरेट हो जाता है। इसका न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है 2 न्यूक्लियस के अंदर, जिसे हम कहते हैं मेल न्यूक्लियाई। मेल न्यूक्लियाई जाके क्या करता है? फर्टिलाइजेशन, ठीक है भाई। फर्टिलाइजेशन अभी समझ में आएगी जब शुरू होगी, तो ये फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। कुछ पोलन ग्रेन जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि 60% जो पोलन ग्रेन होते हैं वो 2 सेल पे निकलते हैं, वेजिटेटिव सेल पे और जनरेटिव सेल पे। और 40% पोलन ग्रेन जो होते हैं वो वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल न्यूक्लियस पे निकलते हैं। तो इस कंडीशन को कहा जाता है 3 सेल स्टेज, इस कंडीशन को कहा जाता है 2 सेल स्टेज कहा जाता है। क्लियर है भाई बात? कोई डाउट तो नहीं? किसी को पूछना इतने में? कोई बात जो समझ में ना आए पूछो। देखो यहाँ पे पोलन ग्रेन के अंदर कितनी सेल है? वेजिटेटिव और जनरेटिव, तो इसे क्या कहेंगे? 2 सेल स्टेज। नॉर्मली पोलन ग्रेन इस स्टेज पे एंथर से निकल जाता है, मतलब डिस्पर्स हो जाता है। ऐसा किन में होता है? नॉर्मली 60%, मतलब इस दुनिया में अगर एंजियोस्पर्म 1 लाख है तो 60,000 में ऐसा होता है कि पोलन ग्रेन इन 2 सेल में बाहर चला जाता है। और जब ये पोलन ग्रेन जाके गिरता है किसी के ऊपर, तो किसी के ऊपर मतलब अपनी किसी वैरायटी के स्टिग्मा के ऊपर जब ये गिरेगा तो पोलन ग्रेन यहाँ पे क्या बनाएगा? पोलन ट्यूब। क्या बनाएगा? इसमें कौन चला गया पोलन ट्यूब बनाने में? वेजिटेटिव सेल। अब जो जनरेटिव है, गिरने के बाद, क्या बोला मैंने? गिरने के बाद, तो जनरेटिव जो कितने में डिवाइड हो जाएगा? 2 मेल न्यूक्लियस में। कितने में डिवाइड हो जाएगा? 2 मेल न्यूक्लियस। पर 40% एंजियोस्पर्म ने हमने ऐसा देखा कि जो पोलन ग्रेन हो जैसे ही एंथर से निकला उसी टाइम पे उसकी जनरेटिव सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, पहले ही, स्टिग्मा पे गिरने से पहले ही। दिस इज कॉल्ड 40% पोलन ग्रेन शेड एट 3 सेल स्टेज, ठीक है। 40% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन शेड करता है 3 सेल स्टेज पे। तो 3 सेल का मतलब है स्टिग्मा पे गिरने से पहले उसमें वेजिटेटिव सेल होती है और 2 मेल न्यूक्लियस होते हैं। क्लियर होगी बात? और कोई डाउट है किसी को? हाँ, टेट्राड, हाँ, वैक्यूल है, नीचे इसेंट्रिक न्यूक्लियस है, फिर वैक्यूल टूट गया 2 हिस्से में, फिर न्यूक्लियस एसिमेट्रिकल स्पिंडल बना रहा है,
एसिमेट्रिकली स्पिंडल बना रहा है तो एक न्यूक्लियस नीचे एक न्यूक्लियस ऊपर, बड़ा न्यूक्लियस ऊपर छोटा न्यूक्लियस नीचे, छोटी सेल नीचे बड़ी सेल ऊपर, ऊपर वाली का नाम वेजिटेटिव, नीचे वाले का जनरेटिव। क्या डाउट और पूछा है किसी को? क्लियर हो गया सबको? रंजल क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि भाई ये पॉलन ग्रेन के इनकी सेल के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने लेयर के बारे में पढ़ा कि एक्साइन का क्या फंक्शन होता है, इंटाइन का क्या फंक्शन होता है, पॉलन ग्रेन के बारे में हो गया फिनिश, ठीक है। फिर हमने पढ़ा पॉलन ग्रेन के बारे में, अबाउट पॉलन ग्रेन। अबाउट पॉलन ग्रेन में हमने लिखा भाई पॉलन ग्रेन जो होती हैं कुछ क्या करती हैं, एलर्जी कस करती हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं उनको सिरप और टैबलेट की तरह लिया जाता है क्योंकि वो फायदेमंद होते हैं, ठीक है। कुछ पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, उनको सुटेबल स्टिग्मा पे गिनना पड़ता है वायबिलिटी लूज करने से पहले। वायबिलिटी दो तरीके की होती है, कुछ की 30 मिनट की होती है, कुछ की मंथ्स टू मंथ्स होती है, ठीक है। और इन पॉलन ग्रेन को लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए इनको रखा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन में। जिस जगह पे रखा जाता है उन्हें कहा जाता है पॉलन बैंक। हो गया कंप्लीट रिवाइज मेल पार्ट, कोई चीज रह गई हो? लेयर्स हो गया ना, ये ना एक्साइन, स्पोरोपोलिन, हाईएस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल, एंथर की लेयर्स, हाँ एंथर के पार्ट्स रह गए। अब जो एंथर था इसकी लेयर्स क्या थी भाई? एंथर की अगर लेयर्स की बात करी जाए तो इसमें दो डायग्राम पढ़े थे हमने। एक तो ये वाला डायग्राम पढ़ा था, ठीक है। एक तो एंथर का हमने ये वाला डायग्राम पढ़ा था कि एंथर जो होता है उसके अंदर कितनी लेयर होती हैं। तो एंथर का डायग्राम जो हमने पढ़ा था इसमें हमने लेयर कैसे बनाई थी, तो ये पॉलन सैक हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बनाई थी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैप्टम और ये होगी पॉलन मदर सेल, ठीक है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैप्टम, ये होगी पॉलन मदर सेल। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और ये हो गई पॉलन मदर सेल। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और ये होगी पॉलन मदर सेल। तो ये था टीएस ऑफ एंथर। फिर इसका एनलार्ज व्यू आता है, क्या आता है? एनलार्ज व्यू। एनलार्ज व्यू में आता है एपिडर्मिस, इसमें सेल बनानी पड़ेगी, फिर आएगा एंडोथीशियम, इसमें सेल बनानी पड़ेगी, फिर आएगी मिडल लेयर जो मल्टी होती है, ठीक है, फिर आएगी टैप्टम जिसका पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और फिर आएगी पॉलन मदर सेल। तो ये होता था एनलार्ज व्यू ऑफ एंथर, ठीक है। और कुछ रह गया जो याद आ रहा हो? टैप्टम इसी में आ जाएगा, वो लिखने के लिए माइंड में ही है, ठीक है। तो टैप्टम के बारे में कि टैप्टम डेंस साइटोप्लाज्म होता है, पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। नरिशमेंट देता है मदर सेल को, पॉलन ग्रेन को, एक्साइन बनवाता है, एंजाइम बनवाता है, पॉलन किट बनवाता है, ठीक है। तो ये हमारा मेल पार्ट जो था वो हो गया कंप्लीट फिनिश, ठीक है। अब इससे तुम लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, एक बार आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे गाइनोशियम। तो अभी तक जो पढ़ा वो याद है ना? ऐसा लग रहा होगा, है ना? चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम। तो गाइनोशियम जो होता है फीमेल पार्ट होता है, थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का। तो गाइनोशियम जो होता है इसकी सिंगल यूनिट को पिस्टिल या कार्पल कहते हैं, ठीक है। वन यूनिट इज कॉल्ड पिस्टिल और कार्पल, पिस्टिल या कार्पल। और गाइनोशियम को डिफाइन किया जाता है एज हुर्रल्स ऑफ पिस्टिल या कार्पल। बहुत सारी पिस्टिल या कार्पल क्या कहलाती हैं? गाइनोशियम कहलाती है। डेफिनेशन किसकी होती है? गाइनोशियम की। तो गाइनोशियम जो होता है उसे कहा जाता है हुर्रल्स ऑफ पिस्टिल या कार्पल। अब आता है यहाँ पे पिस्टिल और जो कार्पल होता है इसके क्या क्या हिस्से होते हैं। तो जो पिस्टिल और कार्पल होता है इसके 3 हिस्से होते हैं। तो जो पिस्टिल और कार्पल होता है इसके कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। तो डायग्राम बनाएंगे, फिर इन तीनों के नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे साइड में डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहला होता है स्टिग्मा, दूसरा पार्ट होता है स्टाइल और तीसरा पार्ट होता है ओवरी। तो इसके 3 हिस्से होते हैं। तो सबसे पहला होता है स्टिग्मा, तो ये क्या होता है? अपर वाइडर पार्ट, ये अपर वाइड पार्ट होता है और इसके ऊपर पॉलन ग्रेन आके गिरता है। तो इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। किसके लिए? फॉर पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो ये हो गया स्टिग्मा के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, हेयर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन अकर। हेयर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन अकर।
इंटरेक्शन अकर। तो बता भाई, व्हाट इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन? जब स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को चेक करती है कि वो कंफर्टेबल पॉलन ग्रेन है या नॉन कंफर्टेबल, मतलब खुद की स्पीसीज का या किसी और का, तो उसे कहा जाता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। तो हेयर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन अकर। नेक्स्ट आता है स्टिग्मा के बाद स्टाइल। तो इट इज द नैरो part by which pollen tube grow and reach to the ovule, और वो पहुंच जाए कहां तक? ओव्यूल तक। तो नैरो पार्ट होता है जहां से पॉलन ट्यूब क्या करती है? ग्रो करती है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन अगर गिर गया और वो डेवलप हो गया तो क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब आगे जाएगी बाय स्टाइल। ठीक है, जो स्टाइल होती है वो दो तरीके की होती है। जो स्टाइल होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है होलो स्टाइल और एक होती है सॉलिड स्टाइल। ठीक है, तो स्टाइल दो तरीके की होती है, होलो स्टाइल और सॉलिड स्टाइल। तो जरा यहां ध्यान देंगे। तो जब पॉलन ग्रेन गिरेगा और पॉलन ग्रेन में जर्म पोर से पॉलन ट्यूब बनेगी और जो पॉलन ट्यूब वो कहां तक पहुंच जाएगी? ओव्यूल तक। तो इस पॉलन ट्यूब की डेवलपमेंट के टाइम पे कोई भी ऐसी अड़चन नहीं आई जो इस पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को रोके। ठीक है, नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन गिरा और यहाँ पे इसकी जो डेवलपमेंट हो रही है पॉलन ट्यूब की, उसको रोकने के लिए यहाँ पे कुछ सेल्स हैं और इन सेल्स का नाम है ट्रांसमिशन टिश्यू। तो पॉलन ट्यूब को पहले इन ट्रांसमिशन टिश्यू को रप्चर करना पड़ेगा और रप्चर करके फिर आगे क्या ग्रो करनी पड़ेगी? पॉलन ट्यूब। तो ऐसी स्टाइल को सॉलिड स्टाइल कहते हैं, और जब ट्रांसमिशन टिश्यू नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? होलो स्टाइल कहते हैं। तो दो तरीके की स्टाइल होती है। जब ट्रांसमिशन टिश्यू होगा जिनको फोड़ के आगे जाना पड़ेगा पॉलन ट्यूब को, तो उसे क्या कहेंगे? सॉलिड स्टाइल। और जब ट्रांसमिशन टिश्यू नहीं होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? होलो स्टाइल। जिसको ना समझ में आया तो पूछ लेना। तो सॉलिड स्टाइल में क्या होता है? सॉलिड स्टाइल में होता है हैव ट्रांसमिशन टिश्यू। इसमें क्या देखने को मिलता है? ट्रांसमिशन टिश्यू। इसके अंदर ट्रांसमिशन टिश्यू देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? नो ट्रांसमिशन टिश्यू। नो ट्रांसमिशन टिश्यू, इसके अंदर ट्रांसमिशन टिश्यू नहीं होता। ठीक है, डायग्राम देखा जाए तो ये हो गया यहाँ पे स्टिग्मा, और ये हो गया यहाँ पे स्टाइल, और ये हो गया यहाँ पे ट्रांसमिशन टिश्यू। ठीक है, और इसको फोड़ के आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर यहाँ पे देखा जाए नो ट्रांसमिशन टिश्यू, तो ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, और यहाँ पे एरो बना दिया जाएगा कि यहाँ पे ट्रांसमिशन टिश्यू नहीं है। तो ये होलो स्टाइल होगी और ये होगी सॉलिड स्टाइल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो जो ओवरी होती है वो सबसे लोअर पार्ट होता है और सूजा हुआ पार्ट होता है, तो इसे कहा जाता है बेसल स्वॉलन पार्ट, ओवरी। ओवरी इज द बेसल स्वॉलन पार्ट। बेसल मतलब सबसे नीचे का, तो इट इज द बेसल स्वॉलन पार्ट, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ओवरी इज द बेसल स्वॉलन पार्ट। इट इज द बेसल swollen part. It is the basal swollen part. ठीक है, तो ये सबसे लोअर पार्ट होता है। It is the basal swollen part. अब जरा इसके बारे में बाकी पॉइंट्स लिखने से पहले इसका डायग्राम समझना पड़ेगा तुम्हें। तो ओवरी के अंदर तुम लोगों को क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो ओवरी के अंदर एक खाली जगह दिख रही है। तो ओवरी हैव एन कैविटी। ओवरी के पास क्या आएगी? एक, दोबारा रिपीट करेंगे, ओवरी हैज एन कैविटी कॉल्ड लोक्यूल। कॉल्ड लोक्यूल। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा? ओवरी हैज एन कैविटी, और ओवरी की कैविटी को क्या कहा जाएगा? लोक्यूल। क्या कहा जाएगा? लोक्यूल कहा जाएगा। तो ओवरी हैज एन कैविटी कॉल्ड लोक्यूल।
ऑन लोक्यूल, ऑन लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर, खाली जगह के अंदर ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। तो लोक्यूल के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन प्लेसेंटा, यहाँ पे ऑन प्लेसेंटा। दोबारा ऑन इन क्या बोला, ओवरी हैज एन कैविटी कॉल्ड लोक्यूल एंड ऑन लोक्यूल देयर इज एन ओव्यूल। लोक्यूल के अंदर क्या होता है, ओव्यूल विच इज प्रेजेंट ऑन प्लेसेंटा। तो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं और उन पैरेन्काइमा सेल्स को कहा जाता है प्लेसेंटा। क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा। और ये जो प्लेसेंटा होता है, इस प्लेसेंटा पे ओव्यूल ग्रो करता है। ये वर्ड ध्यान रखना, क्या करता है, ओव्यूल ग्रो करता है। तो ऑन प्लेसेंटा ओव्यूल इज प्रेजेंट, ऑन प्लेसेंटा ओव्यूल इज प्रेजेंट। तो ये ओव्यूल प्रेजेंट हो गया, लो भाई, ऑन प्लेसेंटा ओव्यूल इज प्रेजेंट, ऑन प्लेसेंटा ओव्यूल इज प्रेजेंट। तो ऑन प्लेसेंटा ओव्यूल इज प्रेजेंट, तो ये ओव्यूल मैंने बना दिया, ऑन प्लेसेंटा ओव्यूल इज प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेसेंटा के ऊपर क्या देखने को मिल रहा है भाई, ओव्यूल। प्लेसेंटा के ऊपर क्या देखने को मिल रहा है, ओव्यूल। तो प्लेसेंटा हो गया बी और ओव्यूल हो गया सी। ठीक है, ओव्यूल, लोक्यूल क्या था, कैविटी। साथ साथ बोलो प्रंजल, लोक्यूल क्या था, कैविटी। किसका कैविटी, ओवरी का। इस कैविटी के अंदर क्या आएगा, ओव्यूल आएगा। ठीक है, ओव्यूल किसके ऊपर आएगा, प्लेसेंटा कैसी होती है, पैरेन्काइमेटस। कैसी होती है, पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आएगा फोर्थ पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल। ठीक है, ऑन प्लेसेंटा इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन, इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। तो ये जो प्लेसेंटा है, इसके ऊपर ओव्यूल की जो अरेंजमेंट है उसे क्या कहा जाता है, प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटा जो होती है ये क्या शो करती है, शोज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा क्या शो करती है, प्लेसेंटेशन। तो व्हाट इज प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन होती है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन प्लेसेंटा, ऑन प्लेसेंटा इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ठीक है भाई, तो अब ये अरेंजमेंट कैसी कैसी होती है, इस चीज को जरा शॉर्ट में समझेंगे। तो कैसी कैसी अरेंजमेंट होती है, तो दोबारा अब ऊपर डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने फिर दोबारा बनाया ओवरी। ओवरी के अंदर मैंने क्या बनाया, यहाँ पे मैंने बनाया एक ओव्यूल्स। तो ये ओव्यूल्स बना दिए मैंने। ठीक है, ओव्यूल्स कहाँ पे, बीच में, कहाँ पे है। तो ऐसे ओव्यूल्स की अरेंजमेंट को, ऐसे प्लेसेंटेशन को कहा जाता है फ्री सेंट्रल। क्या कहा जाता है, प्लेसेंटेशन। ये 11th में पढ़ी थी हमने। ठीक है, तो इसे कहते हैं फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा, दिस इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल। ओव्यूल सेंटर में फ्री में पड़े, फ्रीली पड़े हुए। ठीक है, तो ये हो गए फ्री सेंट्रल। ठीक है, ये हो गई ओवरी। अब ओव्यूल जो है वो कॉर्नर पे है, कहाँ पे है, कॉर्नर पे। तो ओव्यूल्स जो है वो कॉर्नर पे हैं, ओव्यूल्स जो है वो कॉर्नर पे हैं, ओव्यूल्स जो है वो कॉर्नर पे। तो इसे कहते हैं एक्साइल। क्या कहते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो इसका नाम होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो ओव्यूल कॉर्नर पे, दिस इज कॉल्ड एक्साइल प्लेसेंटेशन। फिर आता है ओव्यूल्स की अरेंजमेंट। ओव्यूल्स की अरेंजमेंट देखो यहाँ पे क्या होगा, तो फ्री सेंट्रल हो गया, एक्साइल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ओव्यूल है वो सिर्फ सिंगल है। कैसा आएगा, सिंगल है। तो ऐसे ओव्यूल के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, बेसल। क्या कहते हैं, बेसल। तो ये जो डायग्राम बनाया कौन सा है, बेसल। कैसा आएगा, बेसल। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा, दिस इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो ये एक्साइल होती है, फ्री सेंट्रल होती है, बेसल होती है। ठीक है, और पेरिफेरल होती है, कई होती है इसके टाइप। तो फिलहाल बेसल सिर्फ एक ओव्यूल होगा, कितना बीज होगा, सिर्फ एक। ठीक है, एक बीज होगा यहाँ पे। और फ्री सेंट्रल वाला तुमने नींबू में देखा हुआ है, बहुत सारे बीज होते हैं। ठीक है, तो ये फ्री सेंट्रल हो गया। टमाटर में तुमने देखा होगा कॉर्नर कॉर्नर पे होते हैं, तो कौन सा हो गया, एक्साइल हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारे एग्जांपल है प्लेसेंटेशन के। तो ओवरी इज द बेसल सोइलन पार्ट। तो ओवरी में क्या क्या लिखना पड़ेगा, तो ओव्यूल हैज, सॉरी, ओवरी हैज एन कैविटी, ओवरी हैज एन कैविटी। ओवरी के पास एक कैविटी होती है जिसे क्या कहा जाता है, कॉल्ड लोक्यूल। ठीक है भाई, तो ओवरी हैज एन कैविटी कॉल्ड लोक्यूल। इनसाइड लोक्यूल, इनसाइड लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर क्या होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो इनसाइड लोक्यूल ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। अब मान लो यहाँ पे ध्यान दो सारे बच्चे, मान लो यहाँ पे ना इस तरीके से दो पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट हो गए। ठीक है, या इस तरीके से दो पार्ट हो गए, इस तरीके से दो पार्ट हो गए। ठीक है,
अब यहाँ पे मान लो जो पार्ट हो गए तो इसमें कितने सारे लोक्यूल बन गए, 1 2 3 4 5। तो एक ओवरी में जो चैम्बर्स हैं कितने बन गए, 5 या 6 जो भी चैम्बर बन गए। तो जब ऐसा लोक्यूल एक से ज्यादा हो जाए, लोक्यूल कितने से ज्यादा हो जाए, एक से ज्यादा, तो इसे कहते हैं मल्टी लोक्यूलर ओवरी। क्या कहते हैं, मल्टी लोक्यूलर ओवरी। तो ओवरी जो होती है वो कई तरीके की हो सकती है, मोनोलोकुलर भी हो सकती है, बाइलोकुलर भी हो सकती है, मल्टी लोकुलर भी हो सकती है। तो ओवरी जो होती है वो कैसी हो सकती है, ओवरी जो हो सकती है वो कैसी हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ लोक्यूल। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लोक्यूल ओवरी जो हो सकती है, तो ऑन लोक्यूल बेस, ऑन द बेसिस ऑफ लोक्यूल। तो ऑन लोक्यूल बेसिस ओवरी दो तरीके की हो सकती है, एक तो मोनोलोकुलर हो सकती है, मोनोलोकुलर हो सकती है, या मल्टीलोकुलर हो सकती है। मैं दो ही लिख रहा हूं, बाइलोकुलर भी बना सकते हो, पर वही है कि एक से ज्यादा को मैं मल्टीलोकुलर लिख रहा हूं। तो यहाँ पे मोनोलोकुलर हो सकती है या मल्टीलोकुलर हो सकती है। समझ में आ रहा है, लोकुलर मतलब लोक्यूल एक है, लोक्यूल एक से ज्यादा है। क्लियर है भाई, दोबारा आते हैं। ओवरी हैज एन कैविटी कॉल्ड लोक्यूल, इनसाइड लोक्यूल ओव्यूल इज प्रेजेंट ऑन प्लेसेंटा, ऑन प्लेसेंटा। ठीक है, तो इनसाइड लोक्यूल ओव्यूल इज प्रेजेंट ऑन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में लिखना पड़ेगा, तो प्लेसेंटा इज अ मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल, इज अ मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है भाई गौरव, तो प्लेसेंटा क्या होता है गौरव, मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। देन आता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन, इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ठीक है भाई, तो ये हो गया यहाँ पे प्लेसेंटेशन। बताओ ओवरी के बारे में समझ में आए, पॉइंट्स क्लियर है। चलो जी, तो अब जरा मुझे समझा दो। ये हो गया, ये भी बता दिया, ठीक है। हाँ, अब एक चीज और यहाँ पे रहेगी ओवरी से रिलेटेड। जो ओवरी होती है, ठीक है, जैसे हम कहते थे कि भाई जो एंथर है उसका नाम था माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इस ओवरी के अंदर आएगा फीमेल गैमिट, ठीक है, और फीमेल गैमिट बड़ा होता है, तो ओवरी का दूसरा नाम क्या पड़ता है? मेगास्पोरेंजियम। क्या नाम पड़ेगा? मेगास्पोरेंजियम। अब सवाल ये आता है कि ये नाम मेगास्पोरेंजियम ओवरी का पड़ेगा या ओव्यूल का पड़ना चाहिए? बताओ भाई, सारे वोट दो, पहले हाथ ऊपर करो, पहले ओवरी वाले हाथ ऊपर करो। देखो, मेगास्पोरेंजियम आएगा। मेगास्पोरेंजियम किसके लिए आएगा, ओवरी के लिए या ओव्यूल के लिए? चलो जी, हाथ ऊपर करो पहले, ओव्यूल वाले हाथ ऊपर, सॉरी ओवरी वाले हाथ ऊपर करो, ओव्यूल वाले हाथ ऊपर करो। एक, तुम किस साइड हो भाई? किसी साइड नहीं हो, ऐसा थोड़ी होता है। ओवरी या ओव्यूल? ओव्यूल, आंसर क्या है? ओव्यूल। ठीक है, जो फीमेल गैमेट होता है किसके अंदर होता है? ओव्यूल में। तो मेगास्पोरेंजियम किसका नाम होता है? ओव्यूल का नाम होता है। तो यहाँ पे ओव्यूल जो है, तो ओव्यूल के नीचे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये मुझे लग ही रहा था थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, तो मैंने इसलिए क्वेश्चन क्रिएट करा, मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम क्यों नाम है इसका? क्योंकि इसके अंदर मेगास्पोर होता है। ठीक है, तो इसका नाम होता है मेगास्पोरेंजियम। फिर दोबारा यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेगास्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। ठीक है, ये हो गया मेगास्पोरेंजियम। तो ओव्यूल जो होता है उसका नाम होता है मेगास्पोरेंजियम। क्लियर है? अब जरा इतना जल्दी से याद कर लो। इसके बाद ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पर वो खैर अभी टाइम लगेगा पढ़ने में, फिलहाल इतना याद करो।